नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञान के वो टॉप प्रश्न के बारे में जो कि दोस्तों एसएससी और रेलवे में बार बार पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है एसएससी और रेलवे का जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो दोस्तों एग्जाम देने से पहले वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वामावर्त का मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम, वामावर्त का मतलब दोस्तों बाएं हाथ का नियम के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उंगली का प्रयोग किया जाता है। धारावाही बल की दिशा दोस्तों पूछा गया है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किस लिए यूज किया जाता है दोस्तों? किसी चुंबकीय क्षेत्र या फिर कुंडली में उत्पन्न बल, कितना बल उत्पन्न हो रहा है उसको ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बल की दिशा की बात अगर किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा अंगूठा। अंगूठा बताता है बल की दिशा। अंगूठा बताता है बल की दिशा। और दोस्तों तर्जनी अंगुली क्या बताता है? तर्जनी और उसके बाद हो गया दोस्तों मध्यमा। तर्जनी और मध्यमा। तर्जनी की बात किया जाए तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अब मध्यमा की बात हो जाएगा दोस्तों तो धारा की दिशा हो जाएगा दोस्तों मध्यमा उंगली। अंगूठा क्या करता है? बल की दिशा बताता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। अंगूठा क्या करता है? बल की दिशा बताता है। तर्जनी करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। मध्यमा क्या करता है दोस्तों? धारा की दिशा बताता है। इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में यहाँ पर बात किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अंगूठा इसका सही आंसर हो जाएगा। बोला गया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों सभी के सभी पॉइंट नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के सभी पॉइंट। सभी एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दोस्तों बल की दिशा ज्ञात किया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। अब दोस्तों इसमें 3 उंगली का प्रयोग किया जाता है। परस्पर उंगली कितने एंगल पर होता है? एंगल की बात करें दोस्तों तो 90 डिग्री पर होता है। तीनों एंगल होता है 90 डिग्री पर। यहाँ पर पूर्ण रूप से आप लोग देखिएगा, यहाँ पर ये होता है 90 डिग्री, इसके बाद ये होता है दोस्तों 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। यह भी दोस्तों कितना होता है? 90 डिग्री। अब तर्जनी का क्या काम होता है? तर्जनी उंगली इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों तर्जनी। इसको बोला जाता है तर्जनी। इसको बोला जाता है दोस्तों मध्यमा। और इसको तो आप लोगों को पता है अंगूठा। इसको अंगूठा बोला जाता है। अब दोस्तों तर्जनी का क्या काम होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब ये क्या बताता है दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये बताता है। मध्यमा क्या करता है दोस्तों? विद्युत धारा की दिशा। यहाँ पर देखिएगा करंट दिया है, विद्युत धारा की दिशा। करंट मतलब होता है विद्युत धारा। करंट मतलब दोस्तों धारा। अंगूठा क्या करता है दोस्तों? चालक पर लगने वाले बल या फिर गति की दिशा। चालक पर लगने वाले बल या फिर गति की दिशा बताता है, फोर्स या फिर वेलोसिटी ऑफ जो कुंडली होता है उसका गति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अंगूठा होता है बल की दिशा। तर्जनी होता है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, मतलब दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र। मध्यमा होता है करंट या फिर धारा की दिशा। ये दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों आप लोग का फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दोनों दोस्तों पूर्ण रूप से डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ये तो हो गया दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब बात करेंगे दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम भी सेम उसी तरह से होता है। पहले देखिए बोला गया है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस लिए होता है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों इसमें भी बात किया जाएगा, तीनों उंगली के बीच दोस्तों होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, कोण होता है 90 डिग्री का। यह भी होता है दोस्तों 90 डिग्री का। और दोस्तों अंगूठा इसमें क्या बताता है? अंगूठा बताता है चालक की गति या फिर बल की दिशा। मध्यमा क्या बताता है? विद्युत धारा की दिशा। और तर्जनी क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बी से डिनोट किया जाता है, इसको बी से। और दोस्तों चालक की दिशा एफ को, मतलब फोर्स को या फिर मोशन को दोस्तों एफ से डिनोट किया जाएगा।
और दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा की दिशा आई इसको डिनोट किया जाएगा, जो कि मध्यमा डिनोट करता है। और दोस्तों अगर कोई डाउट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है दोस्तों, किसी तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहाँ पर विक्षोभ डैश पर नियत रहता है। विक्षोभ दोस्तों कितना होता है। मान लीजिए दोस्तों कोई ये तरंग है, ये उसका शीर्ष है, मतलब ये लगभग बराबर होगा दोस्तों। ये शीर्ष है। शीर्ष को कौन सा बिंदु होता है जिस पर उसका विक्षोभ कितना होता है, शिखर। इसको दोस्तों शिखर बोला जाता है। और नीचे वाले को बोला जाता है दोस्तों गर्त। नीचे वाले को गर्त बोला जाता है, ऊपर वाले को दोस्तों शिखर बोला जाता है। इसको बोला जाता है दोस्तों शिखर। ये ऊपर वाले को शिखर बोला जाता है और नीचे वाले को दोस्तों गर्त बोला जाता है। नीचे वाले को गर्त बोला जाता है, इसको दोस्तों शिखर बोला जाता है। और शिखर का मान हमेशा दोस्तों पॉजिटिव होता है। शिखर का मान पॉजिटिव होता है। गर्त का मान दोस्तों निगेटिव होता है। गर्त का मान निगेटिव होता है, शिखर का मान पॉजिटिव होता है। और दो शिखर या फिर दो गर्तों के बीच को दोस्तों दूरी को दोस्तों क्या बोला जाता है, आयाम बोला जाता है या फिर तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दो गर्तों के बीच को या फिर दो शिखरों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है। मान लीजिए एक शिखर ये है, एक शिखर ये है, इनके बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शिखर या फिर आयाम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिकतम। उसका विक्षोभ क्या होगा दोस्तों, अधिकतम बिंदु होगा। अधिकतम मतलब सबसे ऊंचाई वाले बिंदु को बोला जाता है दोस्तों शिखर, उसको शिखर बोला जाता है। और सबसे निचले वाले बिंदु को बोला जाता है दोस्तों गर्त। इस पर सबसे न्यूनतम मान होता है और इसका मान निगेटिव होता है, ये भी दोस्तों याद रखिएगा। और शिखर का मान दोस्तों पॉजिटिव होता है। इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में बात किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया है तरंग का शिखर मतलब क्रेस्ट, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वेव क्रेस्ट। यहाँ पर सबसे ऊपर वाले बिंदु को बोला गया है। वह बिंदु होता है जहाँ पर माध्यम का विचलन या फिर गड़बड़ी अधिकतम धनात्मक मान पर होता है। अधिकतम धनात्मक मान पर होता है। जबकि तरंग का गर्त दोस्तों किसको बोला जाता है, एकदम नीचे वाले को बोला जाता है गर्त। यह होता है जहाँ पर अधिकतम ऋणात्मक मान होता है। सबसे नीचे वाले मान को बोला जाता है, देखिएगा यहाँ पर, इसको सबसे ऊपर वाले भाग को बोला जाता है क्रेस्ट मतलब शिखर। और सबसे नीचे वाले भाग को बोला जाता है दोस्तों ट्रॉट बोला जाता है। इसको बोला जाता है दोस्तों हिंदी में गर्त, इसको गर्त बोला जाता है, इसको शिखर। और दोस्तों दो गर्त या फिर दो शिखर के बीच के दोस्तों दूरी को हमने अभी बोला था आप लोगों को कमेंट करने के लिए, इसको बोला जाता है वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य, इसको तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है दोस्तों, आयाम। ये दोस्तों जितनी ऊंचाई होती है शिखर की, जितनी ऊंचाई होती है उसी को बोला जाता है आयाम, मतलब एम्पलीट्यूड उसी को बोला जाता है। जितनी ऊंचाई होता है दोस्तों क्रेस्ट या फिर शिखर की, उसको बोला जाता है दोस्तों आयाम। ये दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। सभी के सभी दोस्तों ये फैक्ट आप लोग नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही रासायनिक सूत्र दर्शाता है। यहाँ पर दोस्तों नीचे हमने दोस्तों पूरा मेंशन किया लगभग 8 से 10 दोस्तों रासायनिक सूत्र के बारे में, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रासायनिक सूत्र से रिलेटेड। आसान होता है लेकिन दोस्तों सभी के सभी कन्फ्यूजिंग होता है, इसलिए दोस्तों आप लोग उस सभी को नोट कर लीजिएगा। जैसे बोला गया है दोस्तों इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर बोले दोस्तों तो OH तो ज़रूर मिलेगा, हाइड्रोक्साइड मिलेगा तो दोस्तों OH ज़रूर मिलेगा। तो कैल्शियम हो जाएगा दोस्तों Ca, और इसमें OH का दिया है दोस्तों तो होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा दोस्तों Ca होता है दोस्तों कैल्शियम। और हाइड्रोक्साइड जहाँ पर मिलेगा, जैसे मान लीजिए कहीं पर भी हाइड्रोक्साइड आपको अगर देखने को मिलेगा तो OH उसमें ज़रूर देखने को मिलेगा उस सूत्र में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड हो जाएगा
अब ये हो जाएगा दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सभी दोस्तों नोट कर लीजिएगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सभी दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। नीचे कुछ हमने डिटेल में बात किया है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। पहला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड Na का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब OH होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों बुझा हुआ चूना कहा जाता है, बुझा हुआ चूना बोला जाता है। और दोस्तों अगर बात करें बिना बुझा हुआ चूना को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना, लाइम, जिसे चूना नॉर्मल बोला जाता है। फिर MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Ca हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। KMnO4, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 को बोला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला गया है, प्लेन एरिया एक बहुकोशिकीय जीव है, वह किस विधि द्वारा प्रजनन करता है? प्लेन एरिया एक बहुकोशिकीय जीव है, वह किस विधि द्वारा प्रजनन करता है? यह दोस्तों रेलवे का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से दोस्तों प्रजनन से रिलेटेड क्वेश्चन न आता हो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से प्रजनन से रिलेटेड क्वेश्चन न आता हो। अगर हम मेंशन करने जाए दोस्तों, ये पूरा का पूरा पेज भर जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, चारों ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर जैसे कि नीचे भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं चारों ऑप्शन के बारे में बात किया जाएगा दोस्तों। प्लेन एरिया कैसा जीव है? एक बहुकोशिकीय जीव है। प्लेन एरिया कैसा जीव है दोस्तों? बहुकोशिकीय जीव है। ये किसी विधि द्वारा प्रजनन करता है, तो ये जाएगा दोस्तों रीजनरेशन, मतलब पुनर्जनन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पुनर्जनन विधि द्वारा। दोस्तों मुकुलन विधि द्वारा याद रखिएगा, मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा बहुत बार पूछा जाता है। हाइड्रा किस विधि द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन विधि, या फिर दोस्तों बडिंग इसको बोला जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे बाइनरी फिजन या फिर फ्रेगमेंटेशन, जिसे खंडन कहा जाता है। इन सभी के बारे में पूर्ण रूप से यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। प्लेन एरिया हो जाएगा दोस्तों पुनर्जनन, जिसे रीजनरेशन विधि बोला जाता है। दोस्तों पुनर्जनन विधि द्वारा कौन कौन से जीव हैं? जैसे प्लेन एरिया, और कभी कभी दोस्तों हाइड्रा भी बोला जाता है। फीता कृमि ये दोस्तों इसको भी नोट करिएगा, आने वाले शिफ्टों में, आने वाले एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। विखंडन या फिर खंडन द्वारा कौन कौन से जीव हैं? स्पाइरोगाइरा, अमीबा, कवक और समुद्री तारे। ये दोस्तों चारों के चारों एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिएगा, विखंडन या फिर खंडन विधि द्वारा। मुकुलन विधि की बात करें दोस्तों, हाइड्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी दोस्तों हाइड्रा रीजनरेशन विधि द्वारा ऑप्शन में पूछा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से हाइड्रा मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करता है। उसके बाद दोस्तों ईस्ट हो जाएगा, फिर स्पंज हो जाएगा। ये तीनों एग्जाम्पल आप लोग नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार रेलवे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दो पिंडों के बीच आकर्षक बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती होता है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ से F बराबर क्या होता है? सूत्र F बराबर G m1 m2 m1 है, m1 m2 अपान r²। जी ये दोस्तों फार्मूला आप लोग नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से दोस्तों न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक के द्रव्यमान की जगह पे 2 रख देंगे दोस्तों, तो बल 2 गुना हो जाएगा। कभी कभी पूछता है बीच की दूरी मतलब r होता है बीच की दूरी, दो पिंडों के बीच की दूरी या फिर दो वस्तुओं के बीच की दूरी। r को दोस्तों अगर आधा कर दिया तो द्रव्यमान पर बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो r के जगह पर 1/2 हो जाएगा, तो 1/² हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, मतलब 4 ऊपर चला जाएगा, तो बल हो जाएगा 4 गुना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ये वाला फार्मूला आप लोग नोट करिएगा, किसी भी टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। अनुकर्मा अनुपाती के फॉर्म में, व्युत्कर्मा अनुपाती के फॉर्म में, जैसे इसमें अनुकर्मा अनुपाती के फॉर्म में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों वैद्युत गुरुत्वाकर्षण बल, ये होता है, इसको बोला जाता है बल। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
किसके अनुक्रमानुपाती होता है? द्रव्यमान का गुणनफल। तो गुरुत्वाकर्षण बल मतलब F के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर नीचे भी इसके बारे में दिया गया है, देख लीजिएगा। ये फार्मूला दोस्तों आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इसको ज़रूर नोट करिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।